सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। माफिया अतीक और अशरफ की हत्या के मामले में न्यायिक आयोग को जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपनी थी, लेकिन आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंप सका। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आयोग की जांच अभी पूरी नहीं हो पाई है और अब अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे मोटिव जानने के लिए 10 से 15 दिन का और इंतजार करना होगा। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या क्यों की गई, इस गुत्थी को समझने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि न्यायिक आयोग की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। जबकि न्यायिक आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए 16 जून यानी आज की तारीख दी गई थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि माफिया अतीक और अशरफ की हत्या के मोटिव की जांच अभी पूरी नहीं हो पाई है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की धूमलगंज थाना पुलिस की कस्टडी में कालीन अस्पताल में 15 अप्रैल को हत्या कर दी गई थी और मौके से ही तीनों शूटर लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य गिरफ्तार किए गए थे। इसके अगले दिन यानी 16 अप्रैल को राज्य सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया था, जो कि इस मामले की जांच कर रही है और न्यायिक आयोग को 2 महीने में अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपनी थी। आज 2 महीने पूरे हो रहे थे और माना जा रहा था कि आज न्यायिक आयोग, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस डीबी भोसले की अध्यक्षता में काम कर रहा है, वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। लेकिन न्यूज 18 के पास जो पुख्ता जानकारी है, आज वो रिपोर्ट सौंपी नहीं जा सकी है। दरअसल न्यायिक आयोग को कुछ और लोगों के बयान दर्ज करवाने हैं। इसके लिए कुछ चश्मदीदों समेत मौके पर मौजूद लोगों के बयान दर्ज होंगे। इसके लिए आयोग ने 18 जून को लखनऊ बुलाया है और 18 जून को ही आयोग के सदस्यों की लखनऊ में बैठक होगी और बैठक में सरकार को रिपोर्ट सौंपने के लिए मोहलत भी मांगी जाएगी। साथ ही रिपोर्ट सौंपने के लिए फाइनल तारीख भी तय की जाएगी। दरअसल अभी कुछ इसमें काम बाकी है। हालांकि फील्ड वर्क न्यायिक आयोग ने पूरा कर लिया है और कई लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं, लेकिन अभी कुछ पेपर वर्क बाकी होने के चलते शासन को फिलहाल रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। माना जा रहा है कि न्यायिक आयोग की एक बैठक होगी और बैठक में जल्द ही इस पर तय किया जाएगा कि कब तक ये कार्रवाई पूरी होगी और शासन को रिपोर्ट कब सौंपी जाएगी। माना जा रहा है कि न्यायिक आयोग शासन से रिपोर्ट सौंपने के लिए 10 से 15 दिन का समय मांग सकता है। न्यूज 18 को ये भी जानकारी मिली है कि आयोग का फील्ड वर्क पूरा हो चुका है, अब सिर्फ पेपर वर्क बाकी है। ऐसे में पेपर वर्क में 10 से 15 दिनों का वक्त लग सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि 26 जून के बाद आयोग कभी भी अपनी रिपोर्ट दाखिल कर सकता है। इसके साथ ही ये भी खबर है कि आयोग अब अपनी पूरी कार्रवाई लखनऊ में कैंप कार्यालय से करेगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अतीक और अशरफ की हत्या के मोटिव को जानने के लिए आयोग अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचा है। खबर है कि आयोग शूटरों के बयान को आधार बनाकर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। बता दें कि 15 अप्रैल को पुलिस कस्टडी में माफिया अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी। हत्या के अगले दिन ही योगी सरकार ने मर्डर केस की जाँच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया था। लेकिन माना जा रहा है कि इसमें बहुत कुछ ज्यादा और भी निकल कर नहीं आ रहा है और न्यायिक आयोग के पास भी कोई ऐसे दस्तावेज नहीं लगे हैं कि हत्या से तस्वीर साफ हो सके। लेकिन फिलहाल ये जब तक रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी और एसआईटी की रिपोर्ट और एसआईटी अपनी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करेगी, उसके बाद ही अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड को लेकर कुछ भी तस्वीर साफ हो सकेगी। लेकिन फिलहाल न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के लिए अभी लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन संजीव के साथ सर्विस दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। तो माफिया अतीक को मिट्टी में मिले महीनों हो चुके हैं, लेकिन उसके गुर्गों का आतंक लगातार जारी है। अतीक गैंग से जुड़े रहे फरहान नाम के गुर्गे ने जेल से प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख की रंगदारी मांगी, जिसके बाद सवाल जिंदा उठा है कि क्या IS 227 गैंग सक्रिय है, क्या शाइस्ता के इशारे पर ये गुर्गे कार्य कर रहे हैं, आखिर कैसे अतीक के गुर्गे अब भी जेल में फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। माफिया की मौत, गुर्गों की गर्मी बाकी। अतीक के गुर्गे मांग रहे रंगदारी। क्या शाइस्ता चला रही IS 227 गैंग? क्या शाइस्ता के इशारे पर गुर्गे मांग रहे हैं रंगदारी? माफिया अतीक को मिट्टी में मिले महीनों बीत चुके हैं। अतीक के आतंक का खात्मा हो गया है, गैंग गर्त में मिल गया है। गुर्गे भी या तो मारे गए या जेल भेजे गए या फिर दुम दबाए भाग रहे हैं। लेकिन महीनों बाद एक ऐसी घटना हुई
जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या अतीक का गैंग IS-227 अभी एक्टिव है? अगर हां, तो इसके गुर्गे किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के 44 साल के आतंक का अंत हो चुका है, लेकिन आज 2 महीने बाद भी माफिया अतीक अहमद के तमाम गुर्गे ऐसे हैं जो अभी भी रंगदारी मांग रहे हैं, जेलों में बंद हैं और वहां से रंगदारी मांगने के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला हरवाड़ा के रहने वाले धूमनगंज के मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी का सामने आया है। दरअसल अतीक के खास गुर्गे रहे फरहान ने जेल से रंगदारी मांगी है। अतीक के गुर्गे ने प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख की रंगदारी मांगी है। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद पुलिस ने फरहान समेत अतीक गैंग के 8 गुर्गों पर FIR दर्ज की है। जिन लोगों पर FIR दर्ज की गई है उनके नाम हैं आबिद, फैजान और अबू बकर। साथ ही आबिद के भतीजे जिशान और दानिश। इसके अलावा कटहौली के कमर हारून और मरियाडीह के जावेद और फरहान भाई। दावा है कि फरहान अतीक का करीबी गुर्गा था और ये सभी अब भी अतीक गैंग के लिए काम करते हैं। जिसने 50 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप अतीक अहमद के गुर्गे फरहान पर लगाया है। हालांकि फरहान जेल में बंद है, लेकिन आरोप है कि 28 मई को जब वो झलवा होकर हटवा अपने गांव जा रहा था, उस समय मरियाडीह के आबिद, फैजान व करीब 8 लोगों ने उसे रोक लिया और तमंचा सटाकर उसे धमकी दी और फोन पर जेल में बंद फरहान से बात कराई। और फरहान पर आरोप है कि फरहान ने 50 लाख की रंगदारी मांगी और 15 दिन के अंदर 50 लाख की रकम न देने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित की माने तो 28 मई को मोहम्मद अशरफ अकेले ही अपने गांव हटवा जा रहा था। उसे रास्ते में आबिद समेत अन्य आरोपियों ने असलाहा दिखाकर गाड़ी रोक ली। गाली देते हुए उसे गाड़ी से बाहर निकाला और उसके साथ मारपीट की। आबिद ने मोबाइल फोन निकालकर उसके कान में लगा दिया और जेल में बंद फरहान से बात कराई। यानी सवाल ये भी है, क्या अतीक गैंग के बचे हुए गुर्गे जेल में अब भी फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं? सवाल ये भी कि अगर गुर्गे एक्टिव हैं तो किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? इस मामले के बाद मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी काफी डर गया था और उसने FIR नहीं दर्ज कराई थी, लेकिन अब जाकर उसने धूमनगंज थाने में इस पूरे मामले में रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में फरहान समेत 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर दी है और अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या माफिया के अंत के बाद भी उसके गुर्गे अभी भी लगातार सक्रिय हैं और उसके गैंग IS-227 को लगातार चला रहे हैं। अब पुलिस इस जांच पड़ताल में जुटी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अब तक माफिया अतीक अहमद की मौत के बाद कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें माफिया अतीक अहमद के गुर्गों द्वारा रंगदारी मांगी गई है। ऐसे में पुलिस के ऊपर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर जेलों में बंद माफिया किस तरह से लोगों से रंगदारी मांग रहे हैं। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही शाइस्ता और उसके कुछ खास गुर्गे फरार हैं। भले इस बीच असद सहित कई शूटर्स का एनकाउंटर हो गया और भले ही अतीक अशरफ की हत्या हो गई, लेकिन IS-227 गैंग अगर एक्टिव है तो जरूर इसके पीछे शाइस्ता का शातिर दिमाग होगा। लेकिन इस लॉजिक से भी कई सवाल उठते हैं। सवाल ये कि क्या शाइस्ता ने IS-227 गैंग को फिर से एक्टिव किया? क्या शाइस्ता गैंग के गुर्गों को कमांड दे रही है? और क्या शाइस्ता के इशारे पर गैंग ने रंगदारी की मांग की? ऐसे तमाम सवाल हैं जो प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मांगे जाने के बाद जिंदा हो उठे हैं। हालांकि पुलिस के पास अभी इन सवालों का जवाब नहीं है, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो साफ हो जाएगा कि अतीक के आतंक का खात्मा हो चुका है या जमीन पर गैंग अब भी एक्टिव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी एसटीएफ के 25 साल पूरे हो चुके हैं। यूपी से अपराध के खात्मे को लेकर योगी सरकार ने एसटीएफ को काफी मजबूत किया। नतीजा ये निकला कि प्रदेश से ऑर्गेनाइज क्राइम का सफाया हो गया। एसटीएफ को और मजबूत करने के लिए प्रदेश में 4 जिलों में एसटीएफ की नई यूनिट बनाने का फैसला किया गया है। एलीट फोर्स, घातक एक्शन, गुंडों के लिए आतंक और न्याय के लिए अड़िग। ये पंक्तियां उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स की पहचान है। यूपी एसटीएफ का ध्येय वाक्य है साहस, प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता।
जो साफ करता है कि अपराध या फिर माफिया को जड़ से उखाड़ने में हर वक्त सबसे आगे है। हाल ही में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने अपनी स्थापना के 25 साल पूरे किए हैं। श्री प्रकाश शुक्ला जैसे खूंखार गैंगस्टर पर शिकंजा कसने के लिए बनाई गई यूपी एसटीएफ के साहस और काम करने के एक्सक्लूसिव तरीके और अपराध को खत्म करने के लिए स्विफ्ट एक्शन को देखते हुए इसे यूपी पुलिस की परमानेंट यूनिट बना दिया गया था। साल 1997 में लखनऊ के दिलीप होटल में श्री प्रकाश शुक्ला की तरफ से की गई फायरिंग और यूपी में पहली बार AK-47 जैसे घातक हथियार का इस्तेमाल पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। श्री प्रकाश शुक्ला ने तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ली तो ये मामला और ज्यादा संगीन हो गया और पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी बन गया। उस वक्त एक ऐसे यूनिट की गठन की जरूरत महसूस की गई जो तेजी और बेहद प्रोफेशनल तरीके से ऐसे गैंगस्टर और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सफाया कर सके। इसके बाद एक एसएसपी, एक एसपी और 17 दूसरे स्टाफ के साथ इस यूनिट का गठन हुआ, जिसने शुरुआत की यूपी के इतिहास के सबसे खूंखार गैंगस्टर में शुमार श्री प्रकाश शुक्ला को शिकंजे में कसने की। इस यूनिट के सामने कई चुनौतियां थी। तकनीक के मामले में गैंगस्टर पुलिस से आगे थे। टीम ने उस वक्त चलन में आ रही नई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का श्री प्रकाश शुक्ला को ट्रैक करने की मुहिम शुरू की। एक्सपर्ट्स की मदद से देश के इतिहास में पहली बार यूपी एसटीएफ ने ही फोन ट्रैप करने की शुरुआत की थी। एक तरफ श्री प्रकाश शुक्ला फोन पर अपने गुर्गों से बात करता तो दूसरी तरफ एसटीएफ उनके हर पल कदम पर नजर रख रही थी। इसी चूहे बिल्ली की दौड़ में आखिरकार श्री प्रकाश शुक्ला को दिल्ली के एक इलाके में ट्रैक कर लिया गया और लखनऊ से दिल्ली पहुंची एसटीएफ की टीम ने इस खूंखार गैंगस्टर को 23 सितंबर 1998 को एक भीषण एनकाउंटर में ढेर कर दिया। श्री प्रकाश शुक्ला का सफाया यूपी पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। इसके बाद इस खास काम के लिए बनाई गई यूनिट को लेकर मंथन होने लगा। पहले 6 महीनों का एक्सटेंशन और फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ इस टीम के शानदार काम को देखते हुए इसे परमानेंट यूनिट में तब्दील कर दिया गया और पिछले 25 सालों में यूपी एसटीएफ सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश के मोस्ट डेकोरेटेड पुलिस यूनिट में शुमार है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी एसटीएफ को और मजबूत किया और माफिया के खिलाफ जोरदार अभियान छेड़ा, जिसके बाद से यूपी में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद समेत कई माफिया पर शिकंजा कसा गया और संगठित अपराध पर शिकंजा कसा गया। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एसटीएफ को और मजबूत करने की खातिर यूपी के 4 जिलों में एसटीएफ की स्पेशल यूनिट बनाने का फैसला किया है। साथ ही टीम को तकनीकी स्तर पर भी और मजबूत किया जा रहा है। अमन शर्मा, न्यूज़ 18। कानपुर में बीएड की प्रवेश परीक्षा के दौरान एक मुन्ना भाई हत्थे चढ़ा है। पकड़े गए मुन्ना भाई का नाम सुनील यादव उर्फ मुजीबुर रहमान अंसारी बताया जा रहा है, जो अपने दोस्त के लिए परीक्षा देने बीएसएससी कॉलेज पहुंचा था। पहली परीक्षा देने में तो आरोपी कामयाब रहा, मगर दूसरा एग्जाम जब देने पहुंचा टीचर को शक हो गया और वेरिफिकेशन के दौरान पकड़ा गया। फिलहाल सुनील यादव उर्फ अंसारी नाम को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। डीजीपी सेंट्रल ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। वहीं एडिशनल टीसीपी ने बताया कि पुलिस इस मामले पर काफी गंभीर है। बेसिकली ये यहाँ पे एक बीएड का प्रवेश परीक्षा चल रहा था, तो उसमें उसके फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं हो पा रहा था। तो केंद्र अध्यक्ष ने इसको चेक किया, क्रॉस चेक किया, तो उन्होंने पाया कि ये किसी और व्यक्ति जो है वो सॉल्वर के रूप में वहाँ पे परीक्षा दे रहा है। इसका असली नाम सुनील कुमार यादव उर्फ मुजीबुर रहमान अंसारी है और जिस व्यक्ति के बिहाफ में एग्ज़ाम दे रहा है वो यहीं बिठूर निवासी है, एकलव्य मिश्रा। तो इसमें पुलिस ने आगे कार्रवाई करते हुए उसकी गिरफ्तारी कर ली है और जो दूसरा व्यक्ति है वो अभी फरार चल रहा है। जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष इसे पेश किया जा रहा है। ए यार, तेरी यारी मुझ पर पड़ गई भारी। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ कानपुर में, जहाँ अपने दोस्त के स्थान पर ये मुन्ना भाई पहुंच गया बीएड की परीक्षा देने। पहली पारी की तो परीक्षा दे दी, मगर दूसरी पारी में जब प्राचार्य को और शिक्षकों को शक हुआ तो इस मुन्ना भाई से लंबी पूछताछ हुई, जिसमें इसने ये बात कबूली कि अपने दोस्त की दोस्ती और चंद रुपयों के लिए इसने ये परीक्षा दे डाली। अब
पुलिस से पूछताछ में तमाम और इसने राज उगले हैं। अब देखना यह होगा कि इसके गिरोह के अन्य सदस्य पुलिस का और कैसे पहुंचती है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और हरिद्वार में भी एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां पर लक्सर इलाके में एक लड़की ने मुस्लिम लड़के पर पहचान छिपाकर उससे दोस्ती करने और फिर रेप करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने बताया है कि शेर अली नाम के युवक ने नाम बदलकर उससे पहले दोस्ती की, फिर होटल में ले जाकर रेप किया। इतना ही नहीं, पीड़िता पर लगातार धन परिवर्तन का दबाव बनाता रहा। जी, मेरे साथ शेर अली ने 4 साल से संबंध और मुझे झांसे में लेके बातें करके, और उसके बाद उसने बोला कि तुम मेरे कहने से जो बातें करोगे या तो ये करो या तुम्हारे भाई को मार देंगे। फोटोज वगैरह जो भी है, जैसे भी है, उसके लिए टॉर्चर करके मुझे धमकी दी, मारने के बारे में बोला मुझे। अपना नाम पता छुपाते हुए उसके साथ शारीरिक शोषण किया है और इस संबंध में FIR सर कोतवाली में दर्ज हुई है। और वो धर्म परिवर्तन की बात कह रही, तो अगर उसमें तथ्य मिलते हैं तो उसमें इन सुसंगत धाराओं की भी वृद्धि। खबरें लगातार जारी है। बहुत ही छोटे से ब्रेक का ये है न्यूज़